न्याय की उम्मीदें खत्म हो गई। हम तो गृह मंत्री से भी लड़ रहे हैं, वो भी हिस्ट्री सीटर हैं, और हम तो सरकार के 100 मुकदमे भी झेल रहे हैं कि इस तानाशाही सरकार को झुकना पड़ेगा। टोपी चाहे मंत्री का बेटा हो, संविधान कहता है कानून सबके लिए बराबर है। हमने तो मुख्यमंत्री भी जेल जाते देखे यहाँ, लालू प्रसाद यादव जी गवाह हैं। अगर किसी पे आरोप लगता है तो और उसको सजा होती तो जेल जाता है, कानून सबके लिए बराबर है। प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। प्रधानमंत्री अगर देश का किसान चीखेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, नहीं सो पाएगा तो प्रधानमंत्री भी नहीं सोएंगे। जाति विशेष के साथ साथ सरकार के लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती, सरकार के पसंदीदा लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती। संविधान पहले तो खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन अगर हमारे रहते हो गया तो हम वो पहले शख्स होंगे जो खुद को गोली मार लें, क्योंकि गुलामी में नहीं जिएंगे। जहां अत्याचार वहां रावण। लखीमपुर में जिस तरह से किसानों पर गाड़ी रौंद दी गई, चंद्रशेखर आजाद रावण पहुंचने वाले पहले नेता थे। आज दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो चुप नहीं बैठेंगे, प्रधानमंत्री के घर का घेराव करेंगे। क्यों घेराव करेंगे पीएम हाउस का? इसलिए करेंगे क्योंकि न्याय की उम्मीदें खत्म हो गई हैं, और उम्मीदें इसलिए खत्म हुई हैं क्योंकि आज अपराधी आरोपी कोई आम आदमी नहीं जिसकी गाड़ी पलट जाए या जिसकी हत्या हो जाए, जिसका एनकाउंटर हो जाए। आज आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, उन पे खुद पे आरोप है। उन्होंने 25 तारीख को भाषण दिया था कि हम किसानों को सबक सिखा देंगे, हमें कोई अगर काले झंडे दिखाएगा तो हम उसको सबक सिखा देंगे। तो मैं समझता हूँ पूरा साजिशन सब कुछ हुआ है। जब पहले मैं गया था नेट बंद था, लेकिन अब नेट अगर खुल गया है तो दिखने लग गया है कि वीडियो सारे रिलीज हो रही हैं, किस तरह से किसान जा रहे हैं और पीछे से बीजेपी नेताओं की गाड़ी आती है और कुचलते हुए आगे निकल जाती है और फायरिंग होती है। तो मैं समझता हूँ जलियांवाला बाग शंभू जी हमने देखा था, देखा तो नहीं सुना था, किताबों में पढ़ा कि निहत्थे लोगों पे जनरल डायर ने गोली चलवा दी। आज भी जनरल डायर जिंदा है, बस नाम बदला है। आप पहले नेता थे, क्या क्या झेलना पड़ा आपको वहाँ तक पहुँचने में? क्या क्या हुआ था आपके साथ? क्या आपके साथ भी बदसलूकी हुई थी यूपी पुलिस की तरफ से? इतनी तो भीम आर्मी कमजोर नहीं कि कोई बदसलूकी कर दे, लेकिन मैंने ये समझ लिया कि नहीं, आज जो ये राजनीति विपक्ष के साथ कर रही है हमको करनी पड़ेगी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं वापस आया, लखनऊ बॉर्डर तक पुलिस मुझे सुरक्षा में छोड़ के गई, और उसके बाद मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा 3:30 बजे की मोटरसाइकिल की व्यवस्था कराओ। 4 मोटरसाइकिल लेके वो नेपाल बॉर्डर, एक तरफ जंगल और दूसरी तरफ शारदा नहर, 7 घंटे के सफर के बाद हम लोग वहाँ पहुँचे। बाइक से 7 घंटे का सफर किया? बाइक से 7 घंटे का सफर। पीड़ित परिवारों से बातचीत हुई है आपकी? पीड़ित परिवारों से बातचीत हुई, और पीड़ित परिवार, एक तो बात मुझे आपको कहनी पड़ेगी इस देश के सिख समाज के बारे में कि वो डरता नहीं, हौसले नहीं छोड़ता। वो वहाँ तकलीफ में तो थे, लेकिन इस बात के लिए नहीं रो रहे थे कि उनके बच्चे चले गए। उनको शहादतों पे गर्व था, वो इस बात पे गौरवान्वित थे कि उनके बच्चों ने शहादत दी, लेकिन उनको तकलीफ इस बात की थी कि आज उनकी शहादतें किसी बाहरी आक्रमणकारी ने नहीं ली है, किसी अंग्रेज ने नहीं ली है, इस देश के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के लोगों ने की है। अजय मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि उनका सरकार चलती है पैरेलल, हिस्ट्री सीटर हैं, एक हत्या का आरोप का वो जजमेंट रुकवाया हुआ है हाई कोर्ट में। क्या लगता है ऐसे शख्स से आप लोग लड़ पाएंगे? हम तो गृह मंत्री से भी लड़ रहे हैं, वो भी हिस्ट्री सीटर हैं, और हम तो सरकार के 100 मुकदमे भी झेल रहे हैं। मगर मैं जानता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर हमें बता के गए हैं कि इस देश में अगर सबसे ज़्यादा कोई ताकतवर है, माननीय काशी राम साहब ने भी कहा अगर सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी कोई अदालत है तो वो देश की जनता है। और जनता अगर तय कर ले, ये जनता की अदालत तय कर ले, और ये किसानों के साथ जिस तरह खड़ी हो रही है, सारा विपक्ष एकजुट होकर, आपको पता क्यों खड़ा हुआ है? राजनीतिक काम के लिए नहीं खड़ा हुआ, किसानों को न्याय दिलाने के लिए खड़ा हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि इस तानाशाही सरकार को झुकना पड़ेगा, और आरोपी चाहे मंत्री का बेटा हो, संविधान कहता है कानून सबके लिए बराबर है। चाहे आम आदमी हो, किसान हो, नौजवान हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री हो या प्रधान, हमने तो मुख्यमंत्री भी जेल जाते देखे यहाँ। जयललिता जी गवाह हैं, लालू प्रसाद यादव जी गवाह हैं। अगर किसी पे आरोप लगता है तो और उसको सजा होती तो जेल जाता है, कानून सबके लिए बराबर है। तो जेल जाना पड़ेगा, और अगर नहीं भेजेंगे तो 7 दिन के बाद प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। प्रधानमंत्री अगर देश का किसान चीखेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, नहीं सो पाएगा तो प्रधानमंत्री भी नहीं सोएंगे। मीडिया और मोदी सरकार कह रही कि आप लोग राजनीति चमका रहे हैं यूपी चुनाव को लेकर। चलिए, इसको अगर उनको राजनीति महसूस होती है, राजनीति समझ आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मीडिया और केंद्र की सरकार ये बताए कि जिस कानून का विरोध किसान कर रहे हैं
वो कानून क्या देश की जनता लेके आई या विपक्ष लेके आया या देश के प्रधानमंत्री उनकी सरकार लेके आई? अगर वो कानून ना आते तो क्या किसान सड़कों पे होता? और जो किसान हजारों 700 ज़्यादा किसान जो है शहीद हो चुके हैं अप्रत्यक्ष रूप से, प्राकृतिक रूप से, और जो कुचले गए हैं उनकी हत्या पे अगर उनको न्याय दिलाने के लड़ना राजनीति तो हम करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ अगर किसानों की आवाज़ उठाना राजनीति नहीं क्राइम भी है तो मैं उठाऊंगा, और उसके लिए कोई भी सजा हो मुझे मंजूर। ये एक जो अभी विवाद हो रहा था, आपको भी उसी तरह से जैसे तमाम नेताओं को प्रोजेक्ट किया गया, आपको भी मीडिया आप दलित नेता के तौर पे प्रोजेक्ट कर रही है। ठीक आप है, लड़ रहे हैं बीजेपी से, कह रही है मायावती से लड़ रहे हैं। ठीक है, तो उनका चरित्र है, हमारा भी चरित्र है। हम बहुजन समाज में जन्मे हैं, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की आवाज़ उठाते हैं और देश के हर जाति वर्ग के की तकलीफ महसूस करते हैं। इंसान है, जानवर नहीं है। और हम तो कह चुके हैं पहले भी कि जातियाँ जानवरों में तो इंसानों में तो नहीं होती। मैं तो पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, अगर एक ब्राह्मण के घर में जो बच्चा पैदा हो उसको एक दलित के घर में आप पैदा होने के बाद छोड़ दे, वो वहाँ परवरिश करे, या जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं किसके शकल पे लिखा है कि उसकी जाति क्या है? हम तो जाति विहीन समाज चाहते हैं, हम तो भाईचारा चाहते हैं, लेकिन ये भी एक सत्य है कि जब तक जाति रहेगी भाईचारा नहीं आएगा। क्या कहेंगे? कपिल मिश्रा दिल्ली में आरोपी थे, कुछ नहीं हुआ। कोमल शर्मा JNU में आरोपी थी, कुछ नहीं हुआ। अब इस मामले में ये आरोपी हैं, ये गोरखपुर में जो मर्डर हुआ उसमें अब तक कोई पुलिस वाला गिरफ्तार नहीं हुआ क्योंकि वो एक जाति विशेष से है। अब अजय मिश्रा और उनके बेटे के बारे में साफ साफ तस्वीरें आ गई। उसके बाद भी तो क्या लग रहा है कि वो दौर आ गया है जो हम लोग मनुस्मृति जिसको कहते हैं, कि अब कम से कम एक जाति विशेष के लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, चाहे वो मर्डर ही क्यों ना हो। जाति विशेष के साथ साथ सरकार के लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती, सरकार के पसंदीदा लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही। बड़ा सवाल ये है, मनुस्मृति को इस सरकार ने अपनी तरीके से प्रोजेक्ट तो कर दिया है, लेकिन अभी संविधान है। अभी नरेंद्र जी जैसे लोग हमारे पास हैं, अभी भीम आर्मी आज़ाद समाज में लड़ने वाले लोग, तो ये इससे भी बुरा दौर अंग्रेजों का हमने देखा, इससे बुरा दौर मुगलों का हमने देखा, जब तमाम तानाशाही थी। तो मैं समझता हूँ कि ये आर्यन जो रेशियन है ना, इसको भी सबक सिखाने का समय आ गया है। जनता तैयार है, जनता जवाब देगी। संविधान खत्म होता है तो आप क्या करेंगे? संविधान पहले तो खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन अगर हमारे रहते हो गया तो हम वो पहले शख्स होंगे जो खुद को गोली मार लें, क्योंकि गुलामी में नहीं जिएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद है और आज़ाद है। एक और सवाल जो आपका एकदम लोगों को लगता है, इस देश के जो भी शोषित वंचित लोग हैं जिसके साथ भी अत्याचार होता है, उसको लगता है कि चंद्रशेखर रावण मेरे पास आएगा, वो मेरी आवाज़ उठाएगा, उन लोगों को क्या आश्वासन देंगे कि सचमुच आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे? अकेला थोड़ा ही हूँ, बहुत चंद्रशेखर तैयार हो गए, बस उनके नाम आप नहीं जानते। किसी का नाम हिमांशु है, किसी का नाम महेश है, किसी का नाम नरेश भिकुराम जैन है, किसी का नाम अमल तोमर है, किसी का नाम मनीष है। बहुत चंद्रशेखर पे तैयार हो गए हैं। किसी का नाम कनिष्क है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी का नाम गुलजार है, किसी का नाम जो है सुफियान है, मेहताब है, सब लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। देश की आज़ादी, दोबारा जो देश को गुलाम बनाने की लड़ाई है, जो एक लोग गुलाम बना देना चाहते, एक सरकार, एक व्यवस्था, और उसकी आज़ादी के लिए हम लोग लड़ेंगे। इस तरह लड़ेंगे जिस तरह शहीद आजम सरदार भगत सिंह लड़े थे। लोग कह रहे हैं आप काफिला लेके चल रहे हैं, 100-200 गाड़ियों का। 1000 गाड़ी का लेके चलूंगा, हेलीकॉप्टर लेके चलूंगा, प्राइवेट जेट लेके चलूंगा, रेल लेके चलूंगा। इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई वो है, वो भी लेके चलूंगा। लोकतंत्र है, हमारे अधिकार हैं। और अब अगर इस संविधान के मिलने के बाद भी अगर हम लोग अपनी हैसियत नहीं बना पाए, अपने लिए सुविधाएं नहीं दे पाए, अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो हमारे आज के रहने का और 1950 से पहले के भारत में क्या फ़र्क होगा? जो हर अमीर को मिला है वो हर गरीब को मिलेगा। ये लड़ाई चलती रहेगी। चंद्रशेखर आजाद रावण है, मीडिया की लगातार कोशिश हो रही है कि इनको चुनाव की बाइनरी में सिमटा जाए। मेरा सवाल चुनाव से जुड़ा नहीं हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ, चंद्रशेखर रावण की एक विश्वसनीयता है, एक क्रेडिबिलिटी है, एक विश्वसनीयता है कि जहाँ भी अत्याचार हो, किसी के साथ अन्याय हो, और खासकर उन लोगों के साथ जिनके साथ जाति के नाम पर अत्याचार होता है, धर्म के नाम पर अत्याचार होता है, चंद्रशेखर रावण एक विश्वसनीय चेहरा बन गए। वो वहाँ पहुँचते हैं और सरकार पर दबाव बनाते हैं कि आरोपियों पर कम से कम कार्रवाई हो। ये एक ट्रेडमार्क बन गया और इसीलिए युवाओं में, आम लोगों में उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। और उसका नतीजा है कि चाहे इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे भीड़ हो, उनके साथ काफिला चलता है। चुनाव में आने वाला वक्त है, मीडिया की लगातार कोशिश है कि चंद्रशेखर रावण को मायावती के उलट दिखाया जाए। उनकी कोशिश है कि चंद्रशेखर रावण को ओवैसी और मायावती और चंद्रशेखर रावण बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, इस तरह का प्रोपगेट किया जाए, इस तरह के एक फ्रेम में दिखाया जाए। इसलिए उनसे इंटरव्यू के दौरान ज़्यादातर मीडिया जो है
वो यूपी चुनाव में गठबंधन पर सवाल करते हैं। मेरी लगातार कोशिश होती है कि जिस मुद्दे पर जो मसला हो उसी को आप तक दिखाया जाए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या चंद्रशेखर रावण के आंदोलन से आप सहमत हैं? जिस तरह से वो विक्टिमों की आवाज़ उठाते हैं, आपको लगता है कि वो सही तरीका है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।